आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अनंतनाग के केहरीबल मटन इलाके में एक टाटा सुमो हादसे का शिकार, एक हामला खातून समेत 8 अफराद जख्मी। शदीद तौर पर जख्मी 5 अफराद को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग किया गया मुंतकिल। एलजी मनोज सिन्हा का श्रीनगर में इफ्को के जेर एहतमाम मुनक्किदा किसानों की कॉन्फ्रेंस से खिताब। ज़राई पैदावार में इजाफे और मट्टी और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के चैलेंजेस का हल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से निकालने पर दिया जोर। किश्तवाड़ के दरबशाला में गुलाम नबी आजाद का अवामी रैली से खिताब। कहा, मरकजी हुकूमत हो या जम्मू कश्मीर हुकूमत, खो चुकी है अपना रास्ता, कांग्रेस को भी लिया आड़े हाथों। कल जम्मू में पीएजीडी की अहम मीटिंग, दीगर पार्टियों को भी किया मदऊ। कांग्रेस ने मीटिंग में शिरकत का किया ऐलान। आम आदमी पार्टी और पैंथर्स पार्टी ने किया बायकॉट। बीजेपी कांग्रेस और गुपकार पर हमलावर। जम्मू यूनिवर्सिटी के अमले और तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ किया एहतजाज। साइकोलॉजी के प्रोफेसर चंद्रशेखर के खुदकुशी के हवाले से उठाए सवाल। मौत की तहकीकात सीबीआई से करवाने का मुतालबा। अनंत चतुर्दशी के मुकद्दस मौके पर अनंतनाग के अंदरनाग और सालिया के पाफरन नाग में खुसूसी पूजा का एहतमाम। कश्मीरी पंडितों ने की भगवान अनंतनाग की पूजा और बाबा हैदर ऋषि रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर भी दी हाजिरी। मकामी मुसलमानों के ताउन की सताइश की। वादी कश्मीर में तालीमी सेशन को नवंबर से मार्च में मुंतकिल करने का मामला। एलजी इंतजामिया के इस फैसले पर मिला जुला रद्द अमल आ रहा है सामने। तालीमी शोबे से वाबस्ता अफराद इसमें मनफी और मुस्बत दोनों नुकात कर रहे हैं पेश। देहातों को सयाहती नक्शे पर लाने के फैसले से टूरिज्म शोबे में होगी तरक्की। देहातों को टूरिज्म विलेजेस का दर्जा देने के फैसले का आम लोगों ने किया खैर मकदम। सयाहत और रोजगार को फरोग मिलने की उम्मीद। और श्रीनगर शहर के सुनवार इलाके में तामीर हो रहा है वादी का पहला मल्टीप्लेक्स। बच्चों के लिए अपनी नौयत का होगा पहला तफरीही मरकज। मल्टीप्लेक्स का काम आखिरी मराहिल में। शायकीन इसी महीने में बड़ी स्क्रीन पर फिल्मों का ले सकेंगे लुत्फ। और अब खबरें तफसील से। सबसे पहले खबर अनंतनाग से है, जहां के केहरीबल मटन इलाके में एक टाटा सोमो गाड़ी पर ड्राइवर के काबू खो देने पर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक हामला खातून समेत 8 अफराद जख्मी हो गए, जिनको मटन अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ताहम शदीद तौर पर जख्मी 5 अफराद को बाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया गया, जहां पर इनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। पुलिस ने इस जिम्न में मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि ज़राई पैदावार में इजाफे और मिट्टी और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के दोहरे चैलेंजेस का हल टेक्नोलॉजी के दानिशमंदाना इस्तेमाल से ही निकाला जा सकता है। एलजी ने आज श्रीनगर में इफ्को के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा किसानों की कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी AK मेहता का कहना है कि किसानों के लिए फसल बीमा स्कीम शुरू की जा रही है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेशन ने श्रीनगर के SKICC में किसानों की इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इफ्को के नैनो यूरिया का प्रमोशन करने के लिए ये नज़्म किया गया था। एलजी मनोज सिन्हा ने इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इफ्को के चेयरमैन दिलीप संघानी और दीगर शख्सियात ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की काविशों को सराहा और ज़राअत व मुंसलिक शोबों के अहया के लिए PM के मौसर पॉलिसियों का जिक्र किया। एलजी ने कहा कि इफ्को नैनो यूरिया ज़मीन की ज़रखेज़ी में कमी और माहौलियात को दरपेश चैलेंजेस का हल लेकर आया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जम्मू कश्मीर को इफ्को नैनो यूरिया से बेपनाह फ़ायदा मिलेगा। नैनो यूरिया का लाभ जहाँ किसानों को मिलने वाला है, वही मैं समझता हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने वाला है। 2023 में 1 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर में 2 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर में 3 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर में 4 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर में 5 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर में 6 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर में 7 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर में 8 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर में 9 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर में 10 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर में 11 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर में 12 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर में 13 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर में 14 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर में 15 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर में 16 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर में 17 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर में 18 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर में 19 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर में 20 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर में 21 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर में 22
एक तो यूरिया का उपयोग और उपभोग कम होगा। एक अनुमान है कि 2025 तक करीब 1 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी हम बचा पाएंगे। किसानों की लागत में कमी आएगी। इकोलॉजी, हम जिसकी इकोलॉजी की बड़ी चिंता हम करते हैं, चाहे वो पानी हो, हमारी मिट्टी हो या हवा, इसमें जो प्रदूषण हो रहा है, इसको इसके माध्यम से हम रोक पाएंगे। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने इस इजलास से खिताब करते हुए कहा कि खत्ते में सियाहत को बड़ा फ़रोग मिलने के बाद हुकूमत ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों को फ़रोग देने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने मंशियात, बदनवानी और मिलिटेंसी से पाक जम्मू कश्मीर बनाने पर जोर दिया। काश्तकारी स्कीमों के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि फसलों के लिए इंश्योरेंस स्कीम जल्दी ही शुरू की जाएगी। फसल बीमा योजना भी बहुत जल्दी लाई जाएगी। कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ी अभी क्लैरिटी चाहिए, लेकिन वो भी बहुत जल्दी लाया जाएगा। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर के किसानों का भविष्य बहुत सुनहरा है। जो चीज़ आप एग्रीकल्चर, जो चीज़ टूरिज्म में देख रहे हो आजकल टूरिज्म में सब लोग बहुत खुश हैं, सब अच्छा है उनका। आप किसी से बात कर लीजिए, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर अर्निंग वेल। नेक्स्ट एग्रीकल्चर होगा यहाँ पे। अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एग्रीकल्चर के बल पे वन ऑफ द डेवलप्ड नेशंस हैं, तो जम्मू कश्मीर भी उस लेवल पे पहुंच सकता है। चाहे वो शीप हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। इफ्को के चेयरमैन दिलीप संघानी ने इफ्को नैनो यूरिया के फवाइद के बारे में बताया और कहा कि इफ्को के बहुत से दूसरे प्रोडक्ट्स बहुत जल्द लॉन्च किए जाएंगे। आज तक यूरिया हमारा देश का इंडिया में बाहर जाता है। जब ये काम शुरू हो जाएगा, देश को तो हम संपन्न करेगी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे उनको एक्सपोर्ट करने के बाद हम इफ्को के माध्यम से इंडिया में देश के लिए लाएंगे। ये स्थिति निर्माण करने की ताकत कोऑपरेटिव में है, और एक कोऑपरेटिव ने जो बताया, इसलिए आफ्टर 75 ईयर्स प्रधानमंत्री मोदी जी ने अलग मंत्रालय कोऑपरेटिव का बनाया। आजकल इफ्को ने बहुत से प्रोडक्शन लाए हैं, जैसे कि इन्होंने भी यूरिया भी लाया है। ये अच्छी तरीके से इस्तेमाल मैंने खुद ही किया। मैं आई एम अ फार्मर, मैंने खुद ही ये किया इस्तेमाल घर पर। बाग का सब्ज पत्ता रह गया और सेब का अच्छा बन गया, रंगदार, चमकदार, इस नींबू यूरिया से। और दूसरा बात यह है कि इफ्को ने और मज़ीद प्रोडक्शन बढ़ाया है, जो कि किसानी के लिए मुफीद है। इफ्को ने किसानों में स्प्रे पंप तकसीम करने का ऐलान किया और इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने ऐसे कुछ यूनिट्स तकसीम किए। स्कॉट्स के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद ने भी इस मौके पर खिताब किया और जम्मू कश्मीर में इफ्को नैनो यूरिया के ट्रायल्स के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ऐसे तजुर्बात मज़ीद 3 साल तक जारी रहेंगे। इफ्को के नुमाइंदों ने लिक्विड यूरिया को ड्रोन के जरिए छिड़कने और इसकी कम लागत के बारे में बात की। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए श्रीनगर से शब्बीर की रिपोर्ट। गुलाम नबी आज़ाद ने किश्तवाड़ के दरबशाला में एक अवामी इज्तिमा का इनेकाद किया। गुलाम मोहम्मद सरवरी, अब्दुल मजीद वानी, नरेश गुप्ता, सलमान निज़ामी, असलम गोनी इस इजलास में इनके हमरा मौजूद रहे। आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद पहली बार वादी चिनाब का दौरा किया। इस जलसे में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज़ाद ने अवाम से खिताब के दौरान कहा कि गुज़िश्ता 6 सालों से जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर और अफसरों की आमरीत है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में अपना रास्ता और वक़ार दोनों खो चुकी है। इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में डीडीसीज और बीडीसीज को मुकम्मल हुकूक नहीं दिए गए हैं। आज़ाद ने कहा कि मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, एक रास्ता कांग्रेस का और दूसरा गांधी जी का रास्ता, और मैंने गांधी जी का रास्ता चुना ताकि अवाम की बुनियादी मसाइल का इजाला किया जा सके। उन्होंने जद्दोजहद की इस तहरीक पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समेत तमाम तबकों से ताउन की अपील की। सबसे बड़ा कोविड हुआ जो पहले 370 खत्म किया और फिर उसके बाद स्टेट का दर्जा हटाकर उसको एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया। ये स्टेट
20 सालों से, सैकड़ों सालों से मुगल सल्तनत के वक्त में भी स्टेट रही, रियासत रही, अंग्रेजों के वक्त में भी यह रियासत रही, और 1947 से लेकर 3 साल पहले तक जितने इस देश के वजीर आजम रहे, जितनी भी सियासी पार्टियां रही, चाहे वो कांग्रेस हो, जनता पार्टी हो, अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी हो, सभी हुकूमतों ने इस रियासत को नहीं छोड़ा। ये अफसोस है कि इसके टुकड़े टुकड़े किए, एक लद्दाख गिर गया और एक इस तरफ गिर गया, और उसी दिन से हमारी बदहाली का आगाज हुआ। और ये बदहाली, गरीबी, जहालत, बेकारी तब से हमारे गले पड़ गई, क्योंकि कोई चुनी हुई सरकार गुज़श्ता 6 वर्षों से यहाँ चुनी हुई सरकार ने कभी गवर्नर रूल होता है, कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल होता है, अफसरशाही का दौर दौरा। आज सरकार, यहाँ की या मरकजी सरकार अपने रास्ते से भटक गई है या अपने फर्ज को भूल गई है कि मैं चाहे चीफ मिनिस्टर रहा या सेंट्रल मिनिस्टर रहा, मैंने कहा कि मेरे दरवाजे 24 घंटे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के लिए खुले। गुलाम नबी आज़ाद अपनी नई पार्टी की हिमायत हासिल करने में मसरूफ हैं। उन्होंने जम्मू में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अपने जलसे आम में पार्टी के एजेंडे को बयान किया। आज़ाद के सियासी हरीफों और जमातें इनके एजेंडे को किस तरह से दर्जाबंदी करते हैं, तफसीलात के लिए देखिए जेएंड के एडिटर मनोज कौल की ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस छोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर में अपनी पहली अवामी रैली में गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी नई पार्टी का एजेंडा बयान किया। जलसे के दौरान आज़ाद ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख करने का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करना और नौजवानों के लिए मुलाजिमतों और ज़मीनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ पार्टी की अव्वलीन तरजीह होगी। आज़ाद ने अपने एजेंडे में कश्मीरी माइग्रेंट्स की वापसी और बहाली का भी जिक्र किया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आज़ाद के एजेंडे में कोई नई बात नहीं है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कारगुजार सदर रमन भल्ला कहते हैं कि ये तमाम मसाइल पहले ही कांग्रेस के एजेंडे में शामिल हैं। ये एजेंडा जिसका जिक्र ये करते हैं वो तो वहीं पे तय हो गया था। कांग्रेस ने ही इनिशिएटिव लिया था कि रिस्टोर करेंगे स्टेटहुड और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी प्रॉपर्टी की और लोगों की जॉब की वहाँ पे हो। और 10 अगस्त 2019 को उसमें तो ये भी मेंबर थे, तो वही एजेंडा चला के यहाँ पे बताना और उसके बाद उस एजेंडे को एंडोर्स करने के लिए 17 फरवरी 2022 को वो पूरी उच्च स्तर की मीटिंग जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने की 2020 को 17 फरवरी को, जिसमें इसी फैसले को एंडोर्स किया गया। ये दूसरी बात थी, कांग्रेस ने किया। और तीसरी बात, यही एजेंडा कांग्रेस ने जब 24 जून को प्रधानमंत्री जी ने अपने घर में मीटिंग को बुलाया गया था, कांग्रेस ने वहीं पे इनिशिएटिव लिया था। यही हमारी मांग है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का वादा वजीर आजम और मरकजी वजीर दाखिला ने पहले ही किया है और उसे मुनासिब वक्त पर बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज़ाद की पार्टी के एजेंडे में इस मसले को शामिल करने का कोई तुक नहीं बनता है। स्टेटहुड की जहाँ तक बात है वो भारतीय जनता पार्टी हालात ठीक होने पर देगी, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है और हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है। ये कोई नया एजेंडा नहीं है और स्वाभाविक बात है कि किन्हीं कारणों से यहाँ पर यूटी बनाया गया था। जब लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर सुधरेगा, 30 साल की मिलिटेंसी का जो असर ख़त्म होगा, तो निश्चय ही स्टेटहुड दी जाएगी। नंबर 2, जहाँ तक लैंड का ये अपना अधिकार है वो पहले से लोगों को है। पिछले जो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी हुई है कि 15 साल से जो रह रहे हैं वही यहाँ पर ज़मीन ले सकते हैं। ये तो पहले ही है, कोई नई बात नहीं। आज़ाद के एजेंडे के बारे में सियासी पार्टियों का
रद्द अमल खूब देखने को मिल रहा है। आजाद और उनकी पार्टी के रहनुमाओं के लिए ये एक चैलेंज होगा। यह कहना कबलज़ वक्त होगा कि आजाद की पार्टी आवाम से हिमायत हासिल करने में कितनी कामयाब होती है। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए जम्मू कश्मीर एडिटर मनोज कौल की रिपोर्ट। पीएजीडी पार्टियां एक बार फिर मुलाकात करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार जम्मू में मीटिंग 10 सितंबर को होगी। इसमें जम्मू और कश्मीर में गैर मकामी वोटरों को वोटिंग का हक फराहम करने के मामले समेत कुछ मसाइल पर तबादला ख्याल किया जा सकता है। अब सियासी माहौल गर्म हो गया है, क्योंकि जम्मू में बहुत सी सियासी जमातों ने इस मीटिंग में मदऊ किए जाने के बावजूद इसके बायकॉट का फैसला किया है। बीजेपी ने इस मीटिंग में कांग्रेस की शिरकत के ऐलान पर हमले शुरू कर दिए हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। पीएजीडी पार्टियों की तरफ से आने वाले हफ्ते में 10 सितंबर को जम्मू में एक और ऑल पार्टी मीटिंग मुनक्किद करने के फैसले के बाद जम्मू में सियासी माहौल फिर से गर्मा गया है। पीएजीडी की तरफ से जम्मू में दोबारा मुलाकात करने का मज़कूरा फैसला ऐसे वक्त में आया है जब सीईओ जम्मू कश्मीर ने हाल ही में एक ऑल पार्टी मीटिंग में सियासी जमातों की उलझन को दूर करने की कोशिश की। अब पीएजीडी ये कहकर इस मामले को उठाने की कोशिश कर रही है कि वो सीईओ की तरफ से दी गई वजाहत से मुतमईन नहीं है और इस तरह आने वाले दिनों में इस मसले पर हम ख्याल जमातों से बात करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस और शिवसेना जैसी पार्टियों ने दोबारा मीटिंग में शामिल होने का फैसला किया है। हम सब ने इकट्ठे होकर के 10 तारीख को जम्मू में मीटिंग का तय किया था। इसमें वो तमाम पार्टीज जो लाइक माइंडेड पार्टीज होंगी, जिनके साथ और कई विचारधारी तौर पे मतभेद हो सकते हैं, उनका एजेंडा अलग हो सकता है, इलेक्शन वो अलग लड़ सकते हैं, लेकिन ये कॉमन इशू है कि जम्मू कश्मीर का अस्तित्व खत्म किया, पहचान खत्म की, रियासत खत्म की। अब वोटर भी जम्मू कश्मीर का फैसला नहीं करेगा कि उनका एमएलए कौन हो, वो वोटर भी बाहर से जो है वो फैसला करेगा कि कौन एमएलए हो। पीएजीडी लीडरों ने दावा किया है कि उन्होंने बहुत सी सियासी जमातों को मदऊ किया है, हत्ता कि उन लोगों को भी जिनकी जम्मू में कुछ बुनियाद है। ताहम इनमें से बहुत सी सियासी जमातों ने पीएजीडी की दावत को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि वो पीएजीडी के साथ कभी भी कोई ताल्लुक नहीं रखेंगी, क्योंकि ये पाकिस्तान हामी एजेंडे पर अमल पैरा है। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी का कोई उसमें भाग लेने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जब पहली बार मीटिंग हुई थी, हमारे जो प्रधान थे हमारे भीम सिंह जी, वो गए भी थे उस मीटिंग में और उन्होंने अपना स्टैंड बड़ा क्लियर कर दिया था और हमारा स्टैंड आज भी वही है। इसीलिए ये जो आप कर रहे हैं, ये जो चाह रहे हैं कि हम जो है भाई एक अपना एक एक्सक्लूसिव एक तरीके से बनाए, एक वो क्लब जिसको कहते हैं ना, उस हिसाब से कि उसके अंदर जिस हिसाब से पहले चला था 370 के एबॉर्गेशन से पहले, वैसे ही चलता है। आम आदमी पार्टी जो गुपकार गठबंधन है उसका हिस्सा नहीं है और उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक अलग हमारा एक मॉडल है। हम जम्मू कश्मीर के अंदर शिक्षा रोजगार की बात करते हैं, बिजली पानी की बात करते हैं, हमारा दिल्ली का मॉडल है। तो लिहाजा जहाँ तक गुपकार अलायंस की बात है, ये वही लोग हैं जो पिछले 70 सालों से सत्तासीन रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। तो आज जो जम्मू कश्मीर की बदहाली का अगर किसी के ऊपर जिम्मेवारी है तो इन्हीं लोगों की वजह से जम्मू कश्मीर की बदहाली हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टरल ऑफिसर की तरफ से दी गई वजाहत के बाद भी गैर मकामी लोगों के लिए वोटिंग के हुकूक के मसाइल को दोबारा उठाने के अपने फैसले के लिए गुपकार की इत्तेहादी जमातों पर सख्त हमला शुरू कर दिया है। देखिए, पीएजीडी लोगों द्वारा नकारी जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का सभी को डर है, शायद यही कारण होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी का छोड़ करके बाकी सभी के बीच में बैठते हैं। दूसरा, क्योंकि ये पार्टियां जो पहले जम्मू कश्मीर में राज कर चुकी है, आज उनको अपने आप पर विश्वास नहीं, तो तभी इकट्ठे होते हैं, नहीं तो कोई सेल्फ रूल की बात करता है, कोई दूसरी चीज़ों की बात करता है, आप खुद समझ सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जम्मू की कितनी सियासी जमातें इस मीटिंग में हिस्सा लेंगी। एक बात तो तय है कि फिलहाल गैर मकामी लोगों को वोटिंग का हक दिलाने का मामला ज़ेर बहस रहेगा और आने वाले दिनों में इस मामले पर भी बहुत ज्यादा सियासत होने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। पीडीपी के एडिशनल तर्जुमान मोहम्मद अमीन डार ने पीएजीडी की जानिब से कल बुलाई गई मीटिंग में कांग्रेस पार्टी की शमूलियत को खुशआइंद कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम ख्याल जमातों का एक ही सियासी एजेंडा है। पीडीपी ने हार्टिकल्चर सनत को बढ़ावा देने पर जोर दिया, जबकि
क्रिकेट ट्रेंड पर तशवीश का इजहार करते हुए इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की। ये कांग्रेस की कल मीटिंग में जाने का सवाल है, ये तो बेहतर पीएचडी स्पोक्स पर्सन ही बता सकते हैं, लेकिन मेरा जाती उसमें राय है वो ये है कि कश्मीर एक बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहा है। यहाँ हर एक के जो भी यहाँ रहने वाले हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल क्लास है, उनको एक साथ आने की जरूरत है ताकि यहाँ के मसाइल का हल निकले। एक साल मेहनत करने के बाद प्रोडक्शन कास्ट इतना हो गया है कि अब सेल वैल्यू प्रोडक्शन कास्ट से कम हो गया है। नुकसान में ये नॉन प्रॉफिट वेंचर के बजाय अब नॉन प्रॉफिटिंग वेंचर बन गया है। आज हमारी पीडीपी की तरफ से, पीडीपी का यही है कि और हमारा भी यही है कि गवर्नमेंट कम से कम इसमें इंटरवीन करे। यहाँ पे जो लोगों का जराए आमदन है उसमें अगर आज खत्म हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, उसमें गवर्नमेंट को आना चाहिए। मिनिमम जो सरकार कर सकती है, कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की स्कीम एक लाए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने कहा है कि उनकी पार्टी कल पीएजीडी की तरफ से बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में बाहर के वोटरों के मसले पर बात करेगी। वकार रसूल के मुताबिक कांग्रेस भी इंतखाबी फहरिस्तों में बाहर के वोटरों को शामिल करने से मुतालिक मसले को लेकर फिक्रमंद है। हमारे नुमाइंदे से गुफ्तगू करने से कबल वकार रसूल वानी और दीगर कांग्रेस लीडरों ने जम्मू के पार्टी हेडक्वार्टर में यूथ कांग्रेस के इजलास से खिताब किया। और यही जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने अपनी बातें वहाँ रखी हैं, यही सारी कल मीटिंग में डिस्कस होंगी। क्या हमें वो बातें कबूल है, क्या उसकी जो वहाँ पे एश्योरेंस दी है, क्या वो सही एश्योरेंस है या वो फर्जी है, ये सारी बातें जो है वहाँ डिस्कस करेंगे और फर्दर जो है वहाँ पे लाहेअमल बनाया जाएगा। ये जो 20 से 25 लाख वोटरों की बात हुई है नए वोटर जोड़ने की, तो आगे उस पर बात होगी। आपने कहा कि ये ऑल पार्टी मीटिंग है, लेकिन पीएचडी की तरफ से ये कहा गया है कि इसमें जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं उनको बुलाया गया। पीएचडी का एक अपना एजेंडा है, वो अपने एजेंडे पे काम कर रही हैं। दिस इज़ ऑल पार्टी मीटिंग। इसमें पिछले बार आपने देखा था शिवसेना भी इसमें थी, तो शिवसेना इज़ नॉट पार्ट ऑफ पीएचडी, कांग्रेस इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ पीएचडी। हम कहाँ पीएचडी में, आपने देखा कभी हमें? हम नहीं है पीएचडी में। अलबत्ता ऑल पार्टीज मीटिंग थी और ऑल पार्टीज मीटिंग में हम जाएंगे। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। वादी कश्मीर में इंतजामिया ने तालीमी सेशन को नवंबर से मार्च में मुंतकिल करने का फैसला किया है और 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात 2023 से मार्च में मुनक्किद किए जाएंगे। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि तलबा कौमी सतह पर मुकाबला कर सकें और इनका वक्त ज़ाय ना हो। ताहम तालीमी शोबे से वाबस्ता अफराद इस फैसले में मनफी और मुस्बत दोनों नुकात उठा रहे हैं। हमारे असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर परवेज भट्ट की यह खास रिपोर्ट देखिए। नई तालीमी पॉलिसी जम्मू कश्मीर के यूटी में लागू होने के बाद इंतजामिया ने कई अहम फैसले लिए हैं। एलजी इंतजामिया के इस फैसले के बाद तालीमी सेशन को मार्च में मुंतकिल करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि साल 2023 का तालीमी सेशन मार्च के महीने से शुरू होगा। ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि 10वीं और 12वीं 2022 सेशन के सालाना इम्तिहानात मार्च 2023 में होंगे। मार्च के सेशन के इनेकाद के फवायद और नुकसानात को देखने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई थी। इस कमेटी ने फैसले को मंजूरी दी है। चीफ सेक्रेटरी जी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा कि कश्मीर में तलबा को तालीम फराहम करने के रिवायती तरीके को अब तब्दील करने की जरूरत है ताकि तलबा कौमी सतह पर मुकाबला कर सके। सारे कॉम्पिटिशन्स एक ही टाइम पे लोग प्रिपेयर करते हैं तो हमारे कम्पीट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अलग अलग सेशन जब हम लोग रखते हैं तो कहीं ना कहीं पे ब्रेक लग जाती है स्टडीज़ में। और यहाँ पे हमेशा होता है कि पहले एक आदत थी कि हमें कहते थे कि हम कम्पीट नहीं करना चाहते, हमें जेएनके के अंदर ही कम्पीट करना है। हमारा ये मानना है कि जेएनके के बच्चे टैलेंटेड हैं और वो कंट्री में सबसे अव्वल आ सकते हैं। तो ये हमेशा एक अलग तरीके से चलते रहने से दिक्कतें बढ़ती हैं, घटती नहीं है। अब हम लोग मेन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे भी सबके साथ। इस फैसले ने पूरी वादी कश्मीर में एक नई बहस छेड़ दी है। तलबा, असातिज़ा और माहिरीन तालीम ने इस फैसले पर कई खदशात का इजहार किया है। उनके मुताबिक सबसे बड़ी रुकावट सर्दियों के दौरान क्लासेस के इनेकाद के लिए स्कूलों में नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर है।
देखिए, ये जो मार्च सेशन है ये बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत टाइम जाया होता था वो अब नहीं होगा। बट साइमल्टेनियसली ये एक बूम भी प्रूव कर सकता था अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन अपने स्कूल्स के ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा अपग्रेड हो जाएगा, थोड़ा हीटिंग सिस्टम का हो जाएगा, तो एट द एंड ऑफ द डे ये प्रूव करेगा। बट ओवरऑल जो वो बीच में जो इसका 2-3-4 महीने जो जाया हो जाते थे वो हो सकता है। और बट इसमें एक और चीज है, अगर क्लासेस भी नहीं भी चली, जो विंटर वेकेशन में होता क्या था कि नवंबर में रिजल्ट्स नया सेशन शुरू होता था, तो दिसंबर जनवरी ऐसा बच्चा सीरियसली नहीं लेता था। अब वो इस चीज को सीरियसली ले सकता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ काफी ज्यादा नेगेटिव्स भी हैं, काफी ज्यादा पॉजिटिव्स भी हैं। इससे पहले भी इस डिसीजन को लिया गया था और बहुत बार इसको वापस भी लिया गया। ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से हम देखें तो मुझे कहीं से ऐसा सही नहीं लग रहा है, बिकॉज ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से हमारे 5 से लेके 6 महीने जाया हो जाए। एंड दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से ये डिसीजन सही नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि अगर इनको ये नेप 2020 के लिए अगर देखा जाए पूरा थ्रू आउट इंडिया एक ही अगर सेशन किया जाए, उस हिसाब से पॉजिटिव है, इसमें कोई शक नहीं है। एज अ स्टूडेंट मैं इसे ऐसे देखूंगा कि इसके मतलब पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव में अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि मतलब स्टूडेंट्स जो है उनको प्रिपरेशन के लिए अच्छा खासा टाइम मिला, बहुत एम्पल टाइम मिला उनको प्रिपरेशन के लिए। लेकिन इसका एक लॉन्ग टर्म में इसका एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी है। देखिए, जो हम कभी एग्जाम देते हैं उसके लिए हमें फिर आगे 12th पास करने के बाद हमें 1 साल इसके लिए ड्रॉप देना है, तब जाकर हम वो क्वालिफाई कर सकते हैं वो एग्जाम। ऐसा नहीं कि हम 12th दे और अगले महीने हमारा कॉम्पिटिटिव नीट जेई जो भी है वो दे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो एक हिसाब से देखें तो मतलब इस वक्त के इस हिसाब से अगर इस वक्त देखें तो मार्च में बहुत अच्छा है। मतलब स्टूडेंट पढ़ेंगे अच्छे से, विंटर्स में अच्छे से पढ़ेंगे स्टूडेंट, कोचिंग अच्छी होगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन उन्हीं का नुकसान है इसमें। मैदानी इलाकों में इंतजामिया सालाना इम्तिहानात मार्च के वस्त में मुनक्किद करने की मनसूबाबंदी कर रहा है, जबकि बर्फबारी वाले इलाकों में इम्तिहान अप्रैल के वस्त में मुनक्किद किया जाएगा, जबकि नताइज का ऐलान मई के महीने में किया जाएगा। श्रीनगर से असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू यूनिवर्सिटी के अमले और तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर साइकोलॉजी के प्रोफेसर चंद्रशेखर की खुदकुशी के हवाले से सवालात उठाए। एहतजाजियों ने प्रोफेसर चंद्रशेखर की मौत की सीबीआई से जांच करवाने का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि चंद रोज कबल साइकोलॉजी शोबे की 23 लड़कियों ने प्रोफेसर चंद्रशेखर पर जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात लगाए थे, जिसके बाद यूनिवर्सिटी की कमेटी बराए खवातीन हरासमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर को मुअत्तल कर दिया था, जिसके बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर ने खुदकुशी कर ली। एहतजाजियों मुतवफ़ी के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। उन पे गलत आरोप लगाए जाते हैं, बाद में वुमेन कमीशन पे जाता है, वहां पे गलत साबित होता है। मलेशियस प्रोसिक्यूशन, इसको कहते हैं मलेशियस प्रोसिक्यूशन, और ये गलत इल्जाम लगते हैं और उन पे जो भी लगाते हैं उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती। ये चीज बंद होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपको लॉ कानून मिला है तो इसका गलत उपयोग ना हो। और जम्मू यूनिवर्सिटी से हम मांग करते हैं कि भैया SIT या CBI, मैं तो कहता हूँ CBI के इंक्वायरी होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ CBI इंक्वायरी के साथ साथ ये चीज होनी चाहिए कि भैया जो हमारे इधर साइकोलॉजी के HOD हैं उनको रिमूव किया जाए, रजिस्ट्रार साहब को, क्योंकि मैटर अब सब्जुडाइज हो जाएगा जब ये आगे चली जाएंगी चीजें। तो भैया इनको हटाओ, क्यों बिठा रखा है इनको इन पोजीशंस पे। मुझे लगता है ये चीजें आप और यूनिवर्सिटी में आप किसी भी प्रोफेसर से पूछें, कहीं ना कहीं वो मानसिक प्रताड़ना से जूझ रहा है। नहीं हूँ, पर अगर कुछ हुआ भी तो इतने हश मैनर में 4 दिन में रिपोर्ट बना के कुछ जो कड़ियाँ पूरी नहीं हैं। इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तभी हमारे प्रेसिडेंट प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव ने मांग की है कि CBI, और हम सब ने कल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग थी, CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो लोग इसके पीछे हैं उनको, जो गिल्टी अगर वो होते हैं तो दे शुड बी पनिश्ड। ऐसा अचानक क्या हो जाता है? 16-17 साल में हमने उनके बारे में कभी नहीं कुछ सुना और अचानक ये हो जाता है। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, मुझे भी नहीं पता। मैं खुद ज़ैप्ट हूँ, 2 दिन से मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं खुद बड़ी मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ। राजौरी में राष्ट्रीय बजरंग दल के कारकुनों ने एहतजाज किया। जम्मू के मौलाना आज़ाद मेमोरियल कॉलेज में मुबैना तौर पर पाकिस्तान के नारे लगाने वालों के खिलाफ एहतजाज किया। राष्ट्रीय बजरंग दल के जम्मू कश्मीर के सदर राकेश बजरंगी ने दोनों वाक़यात में कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वहीं राजौरी जिले में एक ज़मीन को लेकर दोनों फ़िरक़ों के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया, जिसके पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। दूसरी जानब कॉलेज इंतज़ामिया ने जम्मू के MAM कॉलेज में
तनाज़े पर मुबैना तौर पर पाकिस्तान की हिमायत में नारे लगाने वाले तलबा के लिए हॉस्टल खाली करने का हुक्म दिया है। प्रकार से एमएएम कॉलेज के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हॉस्टल के अंदर, और प्रिंसिपल के सामने एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा हिंदू समाज के लोगों के ऊपर हमला किया गया और उनको मारा गया। देखिए ये सारी घटना जो है प्रिंसिपल के सामने हुई। प्रिंसिपल ने एक्सेप्ट किया है मीडिया के सामने, लेकिन किसी प्रकार की एफआईआर जो है उनके ऊपर दर्ज नहीं की गई। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अनंत चतुर्दशी के मुक़द्दस मौके पर अनंतनाग के अंदरनाग और सालिया के पापरनाग में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। इस मौके पर यज्ञ भी किया गया और कश्मीर में क़याम अमन और मुल्क की खुशहाली के लिए खास प्रार्थना की गई। कश्मीरी पंडितों की खासी तादाद ने भगवान अनंतनाग की पूजा की और बाद में हस्ब रिवायत अनंतनाग में बाबा हैदर ऋषि रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी दी। इस मौके पर कश्मीरी पंडितों ने मकामी मुसलमानों के ताउन की बेहद सताइश की। भगवान का मतलब जन्मदिन है आज, उसी जन्मदिन को हम मनाते हैं हवन के तौर पर। आज हम यज्ञ करते हैं, रात भर यहाँ यज्ञ चलता है जिसमें अनंतनाग प्रबंधक कमेटी का मतलब यहाँ हिस्सा लेती है। वही यही का मतलब इस वक्त करते हैं, हवन करते हैं, ये कमेटी हवन करते हैं यहाँ पर, और इसी हवन में सबको यहाँ पर निमंत्रण देता होता है। इसमें हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ अम्र अमान हो, लोग फिर नबे जैसे हालात हो, जैसे जो पहले नबे से पहले हालात थे, अमन अमान होता, बरादरी थी। ये अनंत भगवान जो है ये विष्णु भगवान ही है, और भगवान शंकर ने इसको वरदान, एक वक्त था जब यहाँ पानी नहीं था, जबकि यहाँ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पानी नहीं था, तो फिर भगवान शंकर ने इस एक ऋषि को बोला कि अगर आप तपस्या करोगे तो मैं आपकी तपस्या जैसे जब खुश हो जाऊंगा तो आप अपना त्रिशूल लगाना, और त्रिशूल की वजह से फिर ये पानी निकलेगा। पता नहीं कितने हज़ार साल हो गए हैं, कब किस वक्त किस सदी में हुआ है, तो उस वक्त उस ऋषि ने ये तपस्या की है, बहुत तपस्या, कठिन तपस्या की है। फिर भगवान शंकर खुश हो गए, तो फिर उन्होंने उसको वरदान दिया कि अपना त्रिशूल ज़मीन में लगाओ, और उस ज़मीन लगाकर वहाँ से ये नाग चश्मा तब से ये चल रहा है। हालात पहले ख़राब हो गए थे, कोई आता नहीं था, फिर हमने 2003-04 से स्टार्ट किया यहाँ पे हवन करना, और हमें यहाँ के लोगों की बहुत अच्छी कोऑपरेशन रही। उसी की वजह से हम यहाँ जो ये हवन हर वक्त कामयाब होता है। लोग यहाँ आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, सारे मतलब जम्मू से आते हैं, इवन दिल्ली से आते हैं, या बाकी जितने भी यहाँ पे लोकल्स यहाँ रह रहे हैं या मुलाजिम हैं बाकी है, और ख़ास करके हमारे जितने भी यहाँ मुस्लिम फ्रेंड्स हैं बाकी हैं, वो बेचारे हमें इतना बहुत सपोर्ट। हुकूमत ने देही सयाहत को फ़रोग़ देने की गरज से हाल ही में कई देहातों को सयाहती नक्शे पर लाने का फैसला किया है। इन देहातों को टूरिज्म विलेजेस का दर्जा देने के फैसले का आम लोगों ने खैर मकदम किया। इस इक़दाम से न सिर्फ सयाहत और रोज़गार को फ़रोग़ मिलने की उम्मीद है, बल्कि जम्मू कश्मीर के तमद्दुन और सकाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन होगा। पेश है न्यूज़ 18 के स्पेशल करस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की ये रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में वाक़ पांजत काजी गुंड का इलाका कुदरती खूबसूरती का एक अजीम शाहकार है। लोगों के मुताबिक यहाँ से 500 छोटे छोटे चश्मों का संगम एक बड़े तालाब नुमा चश्मे में होता है और एक दिलकश मंजर पेश होता है। हाल ही में हुकूमत ने पांजत को विलेज टूरिज्म के जुमरे में लाकर इलाके को सयाहती नक्शे पर लाने का फैसला किया, जिससे यहाँ के लोगों में खुशी की लहर पैदा हो गई है। आपके चैनल को सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ, जिसने काफ़ी किरदार अदा किया पांजत विलेज को डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन करार देने में, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा ये ऐलान ही नहीं होना चाहिए, ग्राउंड पर काम शुरू होनी चाहिए, ताकि इसमें काफ़ी हद तक यहाँ की बेरोज़गारी दूर हो जाए, और जो हमारी पुरानी और दीरीना मांग है इस तवारीखी चश्मे को टूरिस्ट डेस्टिनेशन करार देने में, हम तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करते हैं और तवक्को यही करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए।
देही तरक्यात को अमली जामा पहनाने और देही सतह पर लोगों बिलखुसूस नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने की गरज से हुकूमत का ये फैसला भी अहम माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के 20 अजला में सैकड़ों देहात को विलेज टूरिज्म डेवलपमेंट जुमरे में लाकर इन्हें टूरिज्म विलेज का दर्जा दिया गया। इस इक़दाम से रोजगार और तामीर और तरक्की की राहें हमवार होंगी। और जाहिर है वो सारे टूरिस्ट जो हमारे वादी गुलपोश में आए हैं पहले, उन्होंने वो इलाके तो नहीं देखे होंगे। इस हवाले से उनकी चाह भी बढ़ेगी कि वो और आएंगे और उन नए टूरिस्ट रिजॉर्ट्स को देखेंगे। बहुत सारे हमारे नौजवान या बेरोज़गार जो भी हैं, मुख्तलिफ नवियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, वो इसमें अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। जैसे जिस्म में कुछ वाइटल ऑर्गन ज़रूरी होते हैं, वैसे हमारी वादी गुलपोश या पूरी जम्मू कश्मीर के लिए जमा करेंगे तो उसमें हमारे टूरिस्ट रिजॉर्ट्स जो है जितने ज़्यादा बनेंगे तो उतने वाइटल ऑर्गन्स और बढ़ जाएंगे। देखिए विलेज टूरिज्म को अगर यहाँ पे कश्मीर में बढ़ावा मिलता है तो और भी लोगों को और फ़ायदा। लोग जो है ना, जो लोगों की धारणाएं बनी हैं तो मेन स्ट्रीम में कहते हैं कि नहीं आ रहे हैं। अरे सारे ही मेन स्ट्रीम में, जब आप लोगों को ध्यान देंगे तभी तो मेन स्ट्रीम होगा। तो गाँव भी बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में घर बने हुए हैं, बस डेवलपमेंट की थोड़ी सी ज़रूरत है वहाँ पर। गांव देहात को सियाती एतबार से मजीद खूबसूरत बनाने के इस प्रोग्राम से जम्मू कश्मीर के देही इलाकों की सूरत और पुरानी तहजीब और तमद्दुन का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी होगा, जबकि हेरिटेज टूरिज्म को भी मजीद तक़वियत मिलेगी। रिजर्वेशन की जहाँ तक बात है तो म्यूज़ियम से निकल के बाहर हम अच्छे खासे ऑन द ग्राउंड लेवल पे भी अगर देखेंगे तो इन चीज़ों से हमें जो पुरानी जो तवारीख है, बड़ी खूबसूरत सी तहजीब के हवाले से, तमद्दुन के हवाले से, ख़ासकर हमारे कल्चर के हवाले से, वो सारा प्रिजर्व होगा। क्योंकि जिस तरफ हम ध्यान देंगे उस तरफ यकीनन कुछ न कुछ अच्छा कर पाएंगे। और अच्छा कर पाने के सिलसिले में ही जब हम उन विलेजेस को, उन रिजॉर्ट्स को आगे नक्शे पे ले आएंगे तो यकीनन उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी खूबसूरती के लिए बहुत सारे इक़दाम उठाए जाएंगे। वादा है कि जम्मू कश्मीर में कुदरती एतबार से ऐसे कई मकामात हैं जो सियाती एतबार से काफ़ी ज़रखेज़ हैं। ताहम नामुनासिब तशहीर की वजह से ऐसे मकामात आम नज़रों से ओझल हैं, लेकिन विलेज टूरिज्म को फ़रोग़ देने के सरकारी प्रोग्राम ऐसे मकामात की तशहीर के लिए भी काफ़ी सूदमंद साबित होंगे। मुदस्सर क़ादरी, न्यूज़ 18, अनंतनाग। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर शहर के सोनवार इलाके में तामीर होने वाला पहला मल्टीप्लेक्स न सिर्फ बॉलीवुड के खोए हुए ताल्लुक को जिंदा करेगा, बल्कि बच्चों के लिए अपनी नौयत का पहला तफरीही मरकज भी होगा। इस मल्टीप्लेक्स पर काम आखिरी मराहिल में चल रहा है। फिल्म के शायकीन इसी माह में बड़ी स्क्रीन पर फिल्म का मजा लेते नजर आएंगे। देखिए असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट की यह खास रिपोर्ट। मल्टीप्लेक्स की ये काली बड़ी स्क्रीन जल्द ही बॉलीवुड के रंगों से भर जाएगी। गर्मियों के दारुल हुकूमत श्रीनगर के सोनवार इलाके में अपनी नौयत का पहला मल्टीप्लेक्स तैयार हो रहा है, जो इसी माह में अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म की नुमाइश के लिए तैयार हो जाएगा। कश्मीर किसी जमाने में बॉलीवुड की सरगर्मियों का मरकज हुआ करता था। राज कपूर और शमी कपूर समेत दीगर तजुर्बेकार बॉलीवुड सितारे अपने प्रोड्यूसर को कश्मीर में शूटिंग करने पर जोर दिया करते थे। 70 और 80 की दहाई में ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में ही हुआ करती थी। आप ये देखिए कि सिनेमा तो मेरे खून में था, ब्रॉडवे सिनेमा से आज तक। और यहाँ के हमारा बेसिक एम ये था कि यहाँ के यंगस्टर को वही फैसिलिटी, वही सिनेमा मिले जो उसको जम्मू या दिल्ली में मिलता है। और काफ़ी अब खैर वो नेटफ्लिक्स वगैरह टीवी देखते हैं, मगर जो सिनेमा का मज़ा है और जो बच्चे, मतलब अगर आप जाते हैं पहले या मैं जाता हूँ किसी फ्राइडे सैटरडे को दिल्ली, तो पहले मैं पूछता हूँ कि पिक्चर कौन सी। लाइकवाइज सभी जो भी जाता है यहाँ से पहले वो जाता है सिनेमा हॉल में कि जो पिक्चर देखनी है ज़रूरी, अच्छी हो बुरी हो। बेसिकली आइडिया वही था कि फिर से रिवाइव किया जाए। कश्मीर के लोगों का भी बॉलीवुड इंडस्ट्री से बहुत गहरा ताल्लुक था। किसी भी फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना वादी के नौजवानों के लिए एक चैलेंज हुआ करता था। फिर कश्मीर के अमन और चैन को किसी की नजर लग गई।
कश्मीर में 90 की दहाई में ये ताल्लुक जबरदस्ती खत्म कर दिया गया। मिलिटेंटों ने वादी के तमाम सिनेमा हॉल बंद करवा दिए। अल्लाह टाइगर्स और मुस्लिम जांबाज फोर्स जैसी बुनियाद परस्त मिलिटेंट तंजीमों ने कश्मीर में दहशत फैलाना शुरू कर दी थी। मिलिटेंटों ने सिनेमा हॉल्स में सिलसिलेवार बम धमाके करके तमाम सिनेमा हॉल्स को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। तकरीबन 32 साल बाद एक मारूफ कारोबारी खानदान धर फैमिली, जो श्रीनगर में ब्रॉडवे सिनेमा के मालिकान हुआ करते थे, उन्होंने ही श्रीनगर में अपनी नौयत का पहला मल्टीप्लेक्स आइनॉक्स खोलकर कश्मीर को बॉलीवुड से जोड़ने की एक बेहतरीन कोशिश की है। धर खानदान के सरबराह विजय धर का कहना है कि बॉलीवुड ने कश्मीर को बहुत कुछ दिया, लेकिन बदले में हम बॉलीवुड को कुछ नहीं दे सके। मल्टीप्लेक्स लगभग बनकर तैयार हो चुका है। 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में वो मल्टीप्लेक्स शुरू हो जाएगा और लोगों को एक मौका मिलेगा फिर से अपने आप को, कश्मीरी अवाम को अपने आप को मुंबई में बनने वाली फिल्मों या यूं कहें कि हिंदी फिल्मों से एक बार फिर जुड़ने का। कश्मीर एक हब है शूटिंग की। यहाँ पे एक कहा जाता है कि कैमरा खोलिए तो आपको फ्रेम बनाने की जरूरत नहीं है, कैमरा कहीं भी घुमाइए कश्मीर में एक बना बनाया एक सिनेमैटिक फ्रेम आपको मिल जाता है। इस मल्टीप्लेक्स में 3 बड़े ऑडिटोरियम हैं। तकरीबन 520 लोगों की एक साथ बैठने की गुंजाइश है। ऑडिटोरियम में एटम डॉल्बी साउंड सिस्टम लगे हुए हैं। ऑडिटोरियम के बाहर फूड कोर्ट्स भी तैयार किए गए हैं। डिजाइन में कश्मीरी सकाफत को पेपर मेशी और खत्म बंद छत की शक्ल में शामिल किया गया है। 90 की दहाई से पहले वादी में 15 से ज्यादा सिनेमा घर मौजूद थे। ब्रॉडवे, रीगल, नीलम और पैलेडियम सरफहरिस्त सिनेमा हॉलों में शामिल थे। वादी कश्मीर के फिल्मसाज और फनकारों ने इस मल्टीप्लेक्स के खुलने पर खुशी का इजहार किया है। इनके मुताबिक ये कश्मीर में बॉलीवुड कनेक्शन को बहाल करने में मददगार साबित होगा। मैंने एक फिल्म बनाई थी 2014 में, वो पूरे इंडिया में दिखाई गई। यहाँ भी हमने इसकी स्क्रीनिंग हुई, बट लिमिटेड लोगों ने देखी। लेकिन जब हॉल खुलेगा तो बहुत सारे लोग देखने आएंगे, उससे बड़ी सेटिस्फेक्शन हमारे लिए है ही नहीं। और एक और इंडस्ट्री जो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, डेवलप होने के चांसेस है, क्योंकि लोग जो फिल्में देखेंगे, हमारी फिल्में देखेंगे, बाहर वाली फिल्में देखेंगे, उनमें वो जागेगा कि हम भी फिल्में बनाएं। जो लोकल टैलेंट है, जो नया यूथ है, उनको मौका मिले, उनमें काफ़ी वो हुनर है जिसको वो बाहर निकाल सकें। तो उस चीज़ के लिए वो चीज़ें जब हैं, जब यहाँ के बहुत सारे लड़के बड़े लेवल पे पहुँचे हैं सिनेमा में, तो लेकिन उनको जब लोकली नहीं देख पा रहे हैं, तो अब जब ये सिनेमा खुलेगा तो उससे लोकली लोग भी उनको जानेंगे कि हमारी वादी के भी लोग किस मुकाम पे पहुँचे हैं इन 30 सालों में। आइनॉक्स न सिर्फ वादी का पहला मल्टीप्लेक्स होगा, बल्कि बच्चों के लिए पहला जदीद तफरीही मरकज भी होगा। धर फैमिली इस मल्टीप्लेक्स की टॉप पर एक हाईटेक गेमिंग जोन कायम करने पर काम कर रही है, जो कि जल्द ही तैयार हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के लोगों और नौजवानों के दिलों में एक बार फिर वही 90 की दहाई में पाई जाने वाली उमंग और ख्वाहिश जागी है। उम्मीद है सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस इस उम्मीद की किरण को बहाल करने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। पूरे देश में कश्मीर शायद एक वाहिद ऐसी जगह होगी जहां एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा हॉल पिछले 30 साल से लगातार बंद है। लेकिन अब ये तस्वीर बिल्कुल चेंज होने वाली है जब यहां ये मल्टीप्लेक्स सितंबर के आखिर के दिनों में शुरू किया जाएगा और यहां के जो लोग हैं उनको एक बार फिर से मौका मिलेगा एक बड़े पर्दे पे बॉलीवुड फिल्में देखने का। यहाँ के लोग इस बात की काफ़ी सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे मल्टीप्लेक्सेस और यहाँ पे खुलें ताकि यहाँ के यूथ जो हैं उनको एंटरटेनमेंट के और ज़्यादा साधन मिल सकें। जहांगीर अजीज़ के साथ मैं परवेज़ भट्ट, नेटवर्क 18।